हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी जीडी 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ये सेट 1 है। इसके पहले मैंने एसएससी के दूसरे एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और स्टेनो के कुछ पेपर्स को डिस्कस किया है। तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, वो सारे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, जीडी, स्टेनो सभी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस जो पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप वहां से पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन म्यूजिशियन इज द फर्स्ट सिंगर टू गेट द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न। कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। तो अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट म्यूजिशियन सिंगर जिन्होंने इंडिया के जो भी सिविलियन अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत रत्न किन किन लोगों को मिला। तो सबसे पहले मिला एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को। ये एक कार्नेटिक सिंगर हैं और ये जो है फर्स्ट म्यूजिशियन है जिन्होंने भारत रत्न को रिसीव किया। उसके बाद है लता मंगेशकर जो कि एक प्लेबैक सिंगर थी। थर्ड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई प्लेयर हैं। फोर्थ है पंडित भीमसेन जोशी जो कि एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। और फिफ्थ है रविशंकर जो कि सितार प्लेयर हैं। तो ये 5 लोगों को जो कि म्यूजिशियन है, सिंगर हैं, उन लोगों को भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद है पद्म विभूषण जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इसमें मिला है शारदा सिन्हा को जो कि एक फोक सिंगर थी। उसके बाद है एल सुब्रमण्यम। उसके बाद है जगदीश सिंह खेड़कर और है कुमुदनी लाखिया, डी नागेश्वर रेड्डी, एम.टी. वासुदेवन नायर और ओसामू सुजुकी। तो इन लोगों को मिला है पद्म विभूषण। और पद्म भूषण पाने वाले कौन कौन से हैं? तो इसमें है पंकज उदास जो कि एक गजल सिंगर हैं, अरिजीत सिंह जो कि एक सिंगर हैं और जसपिंदर नरूला जो भी एक क्या है, सिंगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 विच इंडियन डांसर बोन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर ओडिसी डांस इन 2018। किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सुरूपा सेन। तो 2018 में ओडिसी डांस के लिए संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा सुरूपा सेन को अवार्ड दिया गया। अब हम लोग संगीत नाटक अकेडमी के बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स को। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ है 1953 में। इसका हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली, इंडिया में। और इसका रीजनल मतलब कहाँ पे ये काम करता है? तो इंडिया के अंदर में ये काम करता है संगीत नाटक अकेडमी। और इसके चेयरपर्सन है संध्या पुरेचा और इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? जोरा बरसीन जाधव। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज अ पेरेंट और गार्जियन हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी बार्ड बिटवीन द एज ऑफ डैश। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक हैं उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें या जैसे भी मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच का। तो बाढ़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है नाबालिग, मतलब जो भी कम एज के बच्चे होते हैं उन लोगों को क्या है एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का ड्यूटी किसे दिया गया? गार्जियन को दिया गया, पेरेंट्स को दिया गया है। इसके बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4A में मेंशन किया गया है। तो ये इसमें पूछ रहा है कि कौन से एज ग्रुप को ये क्या है कंपलसरी है एजुकेशन प्रोवाइड करना पेरेंट्स के द्वारा। तो ये कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 6 से लेकर 14 एज ग्रुप के बच्चों को कंपलसरी है एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो पार्ट 4A है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और इसका आर्टिकल है 51A। इसमें क्या है मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात की गई है जो कि
लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पे क्या किया जाता है, रीट फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके वायलेट होने पे आप इसे ज़बरदस्ती क्या कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये खुद से ऐसा माइंड होना चाहिए कि इस चीज़ को सही सिटीजन, जो भी सिटीजन सही रूप से अपने आप को इंडियन मानते हैं, वो इस ड्यूटी को जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए पार्ट 4A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या होने चाहिए एक इंडियन सिटीजन को, उसके बारे में बताया गया है। तो इसे ऐड किया गया है, ये पार्ट 4A जो है उसे ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और इसका पर्पस है जो भी इंडियन सिटीजन है उन लोगों को जो सोसाइटी में और सोसाइटी के अंदर उनका क्या ड्यूटी होना चाहिए, एक सिटीजन का नेशन में क्या ड्यूटी होना चाहिए और किस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं, इन चीज़ों को क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है इस पार्ट में जो दिया गया है पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज में, उसमें ये सारी बातों को पे ध्यान दिया गया है। उसके बाद पार्ट 4A जो है वो बाद में ऐड किया गया। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स कब किया गया 1950 में, तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं बताया गया था, ये बाद में ऐड किया गया है पार्ट 4A में। उसके बाद ये जो क्या है, नॉन जस्टिफिएबल है, यानी कि इसे जिस तरह से DPSP है स्टेट के अंदर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी क्या होता है, नॉन जस्टिफिएबल होता है, यानी कि उसका वायलेशन होने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। उसी तरह से ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये भी इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी ये नॉन जस्टिफिएबल है। और 6 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सेकेंड है follow deals of the freedom struggle. Third है protect sovereignty and integrity of India. Fourth है defend the country and render national services when called upon. Fifth है developing the spirit of common brotherhood. Sixth है preserve composite culture of the country. Seventh है preserve natural environment. Eighth है develop scientific temper and humanity. Ninth है safeguard public property and avoid violence. 10th है strive for excellence in all sphere of life. 11th है duty of all parents guardian to send their children in the age group of 6 to 14 years to school. तो इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से एज ग्रुप के लिए पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज होता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें और एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके लिए आप सभी के लिए एक प्रॉपर वर्ड्स याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ बता देती हूँ। तो सबसे पहला है क्या है कि इसके लिए आप इतने लंबे सेंटेंस को नहीं याद रख के सिंपल याद रख सकते हैं कि इसमें किसके बारे में बात किया गया, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट के बारे में। सेकंड है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात किया गया है। थर्ड है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बात की गई है। फोर्थ है किसके बारे में, जब कंट्री क्या होगा, कंट्री के लिए नेशनल सर्विस होगा उसे प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो इस तरह से एक यूनिक वर्ड सारे में है, तो सबको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे मैं PDF प्रोवाइड करूँगी तो उसमें ये जो कॉमन जो भी इम्पोर्टेंट जिसमें बातें की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सभी का थोड़ा हाईलाइट कर दूंगी जिससे कि आप इजीली याद रख पाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4th। What is the name of the earliest form of writing known in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे पुराने रूप का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इंडस स्क्रिप्ट। तो सबसे जो अर्लीस्ट फॉर्म था राइटिंग का वो क्या था, इंडस स्क्रिप्ट था। तो इंडस स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, वो सबसे अर्लीस्ट राइटिंग फॉर्म था जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑरिजिनेट हुआ। और ये किस टाइम पे यूज किया जाता था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे यूज किया जाता था। और ये कब था, इंडस सिविलाइजेशन कब, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो ये 2600 से लेकर 1900 BC के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था। उस टाइम पे ही इंडस स्क्रिप्ट यूज किया जाता था। और ये अभी प्रेजेंट में कौन से पार्ट में है, तो कुछ पाकिस्तान का पार्ट है और कुछ नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया का पार्ट है उसमें उसका पार्ट था इंडस सिविलाइजेशन।
और ये जो स्क्रिप्ट है वो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, सेल्स, पोएट्री जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उस पे लिखने के लिए इंडस स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। उसके बाद है तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो स्क्रिप्ट होता है उसका मतलब होता है मेथड, यानी लिखने का जो मेथड यूज किया जाता है अलग अलग लैंग्वेज में, वो कहलाता है स्क्रिप्ट। और जो लैंग्वेज होता है उसका मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, लिखने के लिए यूज किए जाते हैं, लिखने पढ़ने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सभी लैंग्वेज होते हैं। और लैंग्वेज को लिखने में अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है, उसे बोला जाता है स्क्रिप्ट। तो ये होता है डिफरेंस स्क्रिप्ट में और लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने देखा इंडस स्क्रिप्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो पाली है वो एक तरह का लैंग्वेज है। तो पाली जो है वो मिडिल इंडो आर्यन का एक लैंग्वेज था। और ये जो है पाली लैंग्वेज वो वैदिक और क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज से ही रिलेट करता है। इसका ओरिजिन जो था वो कहाँ से हुआ था, तो ये जो पाली लैंग्वेज है वो ऑरिजिनेट हुआ था बहुत सारे प्राकृत लैंग्वेज को मिक्स करने से। और ये वेस्टर्न का डायलेक्ट था, यानी वेस्टर्न का भाषा था। और ये फेमस, ये यूज किया जाता था। तो ये 3rd सेंचुरी BC के टाइम पे यूज किया जाता था पाली लैंग्वेज को। उसके बाद है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये भी एक स्क्रिप्ट है, मेथड है लिखने का। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो एंशियंट स्क्रिप्ट है, जो कि ओरिजिनेट हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करके इससे बहुत सारे अलग अलग इंडिया में इंडियन स्क्रिप्ट डिराइव हुए, यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इसके अंडर में और भी दूसरे स्क्रिप्ट इससे डिराइव हुए हैं। अब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो बहुत सारे लैंग्वेज को लिखने में यूज किया जाता है, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज को लिखने में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। अब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो इवॉल्व हुआ अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि गुप्ता स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट, बंगाली स्क्रिप्ट और दूसरे स्क्रिप्ट में ये इवॉल्व हुआ। इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया, ये कहाँ पे, अशोका का जो रॉक कट एडिक्ट है वहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023, हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1/3। तो विमेंस रिजर्वेशन बिल जो 2023 में आया है उसमें रिजर्वेशन कितना दिया गया है, तो ये बिल जो है वो प्रपोज किया 33% जो सीट होगा लोकसभा और जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसमें विमेन का कितना सीट होगा, 33% रिजर्व होगा। और इसे इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा, तो जो भी उस टाइम पे बोला गया था कि जो भी ये सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस होगा, उसके बाद इसे क्या किया जाएगा, इफेक्ट में लाया जाएगा, काम में लाया जाएगा। यानी कि जो अभी जनगणना जो चल रही है उसके बाद इसे लाया जाएगा। और ये जो इसका जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, यानी कि जो भी सीटें फिक्स की जाती है, जैसे कि SC ST के लिए, OBC के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में सीटें फिक्स की जाती है, उसे कहते हैं डिलिमिटेशन। तो उसी तरह से जो लोकसभा में और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में विमेंस के लिए जो रिजर्व की जाएगी सीटें 33%, उसे कहते हैं डिलिमिटेशन। और इसे इफेक्ट में कब लाया जाएगा, नेक्स्ट सेंसस के बाद और 2029 के जो जनरल इलेक्शन होंगे उसके बाद। और इसका ड्यूरेशन कितना साल का होगा, तो ये 15 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये इसमें अमेंडमेंट किसके अंडर में किया गया है, तो आर्टिकल 330A 332A के अंडर में इसमें बदलाव की गई है। और इस तरह से इंश्योर किया गया है इस आर्टिकल में कि जो लोकसभा और स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वहाँ पे 33% जो सीट होगा वो विमेंस के लिए होगा। और ये जो है वो इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था विमेंस रिजर्वेशन बिल का, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में 1996 में, 1996 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पंडित बिरजू महाराज वाज एन इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर एंड एक्सपोनेंट ऑफ द कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालिका बिंदादिन घराने के प्रतिपादक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ के। तो लखनऊ के अंदर ही कालिका बिंदादिन घराना आता है, उसमें ये डांसर थे पंडित बिरजू महाराज, वो वहाँ से बिलोंग करते थे।
तो जो वर्ड घराना होता है उसका मतलब होता है हिंदी में घर का मतलब होता है हाउस, और ये रिफर करता है, इसका मतलब होता है कि जो घराना है वहाँ पे जो भी म्यूजिकल के आइडियोलॉजी होते हैं वो वहाँ पे ऑरिजिनेट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जो सिंगिंग ख्याल्स होते हैं उसके लिए, यानी ख्याल्स एक तरह का सिंगिंग का टाइप होता है, उसके लिए फेमस है ग्वालियर घराना, दिल्ली, आगरा, इंदौर, कश्मीरी, जयपुर, अतरौली अतरौली जयपुर, किराना और पटियाला। तो ये सारे जो घराना है वो सिंगिंग ख्याल्स के लिए फेमस हैं। और कुछ हैं जो कथक के लिए फेमस हैं, जैसे कि लखनऊ का, अतरौली जयपुर का, बनारस का और रायगढ़ का, ये सारे कथक के लिए फेमस हैं। तो सबसे पहले हम लोग कथक का जो घराना है उसे देख लेते हैं। तो इसमें है सबसे पहले लखनऊ घराना। इसके डांसर्स हैं पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज। और कलका बिंदादीन जो है घराना, वो इसका फेमस स्टाइल है, किसका, कथक के लिए ये फेमस है। और ये एसोसिएट करता है लखनऊ स्कूल से, यानी जो कलका बिंदादीन है वो लखनऊ घराना के ही अंडर में एक प्रोमिनेंट ये है कथक घराना है कालका बिंदादीन। चलते हैं, इसके बाद है नेक्स्ट कथक का घराना जयपुर घराना। इसके डांसर्स हैं सुंदर प्रसाद, पंडित भानुजी महाराज, कुंदन लाल गंगनी और दुर्गालाल देवीलाल। तो ये सारे डांसर्स है जयपुर घराना के। उसके बाद है बनारस घराना। इसमें डांसर्स है कुमुदनी लाखिया, सितारा देवी, जानकी प्रसाद और गोपी कृष्णा। और लास्ट है रायगढ़ घराना। इसके डांसर्स हैं फेमस डांसर राजा चक्रधर सिंह। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंगिंग घराना के अंदर कौन कौन से आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि सिंगिंग घराना जो भी है उसके फाउंडिंग आर्टिस्ट कौन कौन है, यानी इस घराने से कौन कौन लोग हैं जो बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। तो दिल्ली घराना है, इसके फाउंडिंग आर्टिस्ट हैं हजरत अमीर खुसरो, मियान समिति। ग्वालियर घराना, इसके हैं नथन पीर बख्श, हसू खान, हड्डू खान और नाथू खान। इसके बाद आगरा घराना, इसके हैं घग्गे खुदा बख्श। उसके बाद है किराना घराना, अब्दुल करीम खान, अब्दुल बहीर खान। भेंडी बाजार घराना, छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन खान। जयपुर अतरौली घराना के हैं अलादिया खान। उसके बाद है पटियाला घराना, इसके हैं बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान। नेक्स्ट है रामपुर सहासवन घराना, इसके हैं इनायत हुसैन खान। इंदौर घराना के हैं उस्ताद अमीर खान। मेवाती घराना के हैं घग्गे नरीर खान। शाम चौरसिया घराना के हैं मियान चंद खान और मियान सूरज खान। और लास्ट है कुंवर श्याम घराना, इसके हैं गोस्वामी लालजी महाराज, और जिन्हें कुंवर श्याम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। The IAAF World Championship in Athletics become a fully professional competition from dash। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1997 से। तो जो IAAF है, वर्ल्ड एथलेटिक्स है, वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल बना 1997 ईस्वी के बाद। तो IAAF वर्ल्ड चैंपियंस जो है एथलेटिक्स का, वो फुल्ली प्रोफेशनली कंपटीशन बना 1997 ईस्वी से। और इसका फुल फॉर्म होता है IAAF का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसे कि अब क्या बोला जाता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स बोला जाने लगा है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो इसका फ्रिक्वेंसी है, यानी 2 साल में ये एक बार खेला जाता है। इसे इनॉग्रेट किया गया, शुरू किया गया 1983 में। तो 1983 में इसे इनोग्रेट किया गया, लेकिन 1997 ईस्वी से इसे प्रोफेशनली क्या किया गया, ये इसे एक प्रोफेशनल कंपटीशन के रूप में इसे 1997 ईस्वी से माना गया। इसका प्रीवियस जो इवेंट हुआ था 2023 में हुआ था बुडापेस्ट में, और जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है 2025 में टोक्यो में होने वाला है। तो 2023 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो चैंपियनशिप हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस क्या था। तो इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीते थे। उसमें एथलीट कौन थे, नीरज चोपड़ा। इन्होंने मेंस का जैवलिन थ्रो जो होता है उसमें गोल्ड मेडल जीते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2015 इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में किस स्थान की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया का, जो प्लानिंग कमीशन था उसे इस्टेब्लिश किया गया था 1950 ईस्वी में, और इसे बाद में रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा, यानी प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे नीति आयोग को लाया गया।
जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे स्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। तो प्लानिंग कमीशन जो था उसका पर्पस क्या था, तो इसका प्राइमरी फंक्शन था जो 5 ईयर प्लान इंडिया में चल रहा था उसे फॉर्मुलेट करना, और कंट्री का जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट था उसे प्रमोट करना, और जो भी लोगों का लाइफ था उसका क्वालिटी उसे इम्प्रूव करना, और जो आउटपुट आ रहा था रिसोर्सेज को यूज करने के बाद उसे और ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके। और इसके लीडरशिप कौन होते थे प्लानिंग कमीशन के, तो वो होते थे प्राइम मिनिस्टर, और जो 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट किया गया था 1951 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बारास इज अ सिमिलर टू द हिंदू फेस्टिवल दिवाली विच इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। बरस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 बार्ली एंड कोकना। तो बार्ली और कोकना के द्वारा इस फेस्टिवल को, जो ट्राइब होते हैं बार्ली और कोकना, उसके द्वारा इस फेस्टिवल को बरास को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो बरास फेस्टिवल है वो सिमिलर प्रतीत होता है हिंदू फेस्टिवल जो होता है दिवाली उसके जैसा, और ये सेलिब्रेट किया जाता है बार्ली और कोंकण ट्राइब के द्वारा। और ये मेनली जो ट्राइब है बार्ली और कोकना वो पाए जाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में। अब जो बरास है और दिवाली है, यानी बरास को दिवाली के जैसा मनाया जाता है, उसे बेस्तु बरस भी बोला जाता है और बरसा प्रतिपाद भी बोला जाता है। ये एक रीजनल ट्रेडिशनल न्यू ईयर होता है विक्रम संवत का, और ये सिमिलर प्रतीत होता है हिंदू फेस्टिवल का जो दिवाली होता है उसके जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स डैश। रंगास्वामी कप खेल डैश से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 हॉकी से। तो रंगास्वामी कप हॉकी से बिलोंग करता है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट गेम्स एंड इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स के कप्स एंड ट्रॉफीज को देखेंगे। तो सबसे पहले किसका देखेंगे, क्रिकेट का। तो क्रिकेट में कौन कौन सा आता है, एसएस सीरीज, एशिया कप, बेंसन एंड हेड्स, सीके नायडू ट्रॉफी, कोच बेहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, जीडी बेला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, ईरानी ट्रॉफी, मोइनु डोबला गोल्ड कप, उसके बाद है एमआरएफ वर्ल्ड कप, नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, रोथमैन्स ट्रॉफी, और क्या है सहारा कप, शीश महल ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, बीजी ट्रॉफी और बिल्स ट्रॉफी। ये होगा क्रिकेट के कप्स एंड ट्रॉफीज। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे फुटबॉल का। तो फुटबॉल में कौन कौन सा है, बैंडोडकर ट्रॉफी, चक्र गोल्ड ट्रॉफी, कोलंबो कप, डीसीएम ट्रॉफी, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल जूनियर, ये जूनियर के लिए है। उसके बाद है डुरंड कप, एफए कप, यूरोपियन चैंपियंस कप, एफए शील्ड, एफए कप, फेडरेशन कप, फीफा वर्ल्ड कप, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, जूल्स रिमेट ट्रॉफी, कलिंगा कप, मेडेक्का कप, नाजी ट्रॉफी, निक्सन गोल्ड कप। उसके बाद है राघबीर सिंह मेमोरियल कप, रोबर्स कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सेसर कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रता मुखर्जी कप, सुब्रोटो कप, टोड मेमोरियल ट्रॉफी और बिट्टल ट्रॉफी। अब हम लोग देखेंगे हॉकी का इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज। आगा खान कप, बेंगटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इसेंडल चैंपियंस कप, गुरमीत ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियंस वुमेन्स के लिए, ज्ञानौती देवी ट्रॉफी, हॉकी वर्ल्ड कप, इंदिरा गोल्ड कप, कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, एमसीसी ट्रॉफी, और है मोदी गोल्ड कप, मुरुगा गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी हॉकी वुमेन्स के लिए, ओबैड उल्लाह गोल्ड कप, रंगास्वामी कप नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है, रंजीत सिंह गोल्ड कप, रेने फ्रैंक ट्रॉफी, साहनी ट्रॉफी और सिंडिया गोल्ड कप, एंड इसके बाद है टॉमी इमान गोल्ड कप। ये सारे थे हॉकी के ट्रॉफी एंड कप। अब देखेंगे बैडमिंटन के लिए, तो इसमें है अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, दीवान कप, इब्राहिम
रहीमातिल्लाह चैलेंजर कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, नरंग कप, थॉमस कप, टुंकू अब्दुल रहमान कप, उबर कप वुमेन्स के लिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, और इसके बाद है वॉकर कप। और एक लास्ट है बोट रेसिंग होता है केरला में, जिसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बोलते हैं। ये सारे कप्स एंड ट्रॉफीज थे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव बाय डैश। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC डैश की एक पहल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसका ही क्या है, पहल है, इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन जो शॉपिंग होता है, जैसे कि आप लोग शॉपिंग करते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब से, तो उसी को बोला जाता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो वो उन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इसे लॉन्च किया गया ONDC को अप्रैल 2022 में DPIIT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसका गोल है क्या करना, ओपन इंक्लूसिव एंड इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म जो डिजिटल कॉमर्स है उसे ये करना, क्रिएट करना, और जो भी बिजनेस के लिए जो कंपटीशन कर रहे हैं उन लोगों को कंपटीशन क्या करना, उन लोगों के लिए कंपटीशन और ज़्यादा प्रमोट करना, ताकि बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर को। और ये जो है ONDC उसे कब इनकॉर्पोरेट किया गया, तो उसे एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया दिसंबर 2021 में। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होते हैं, तो वैसे कंपनी जो कि अपना जो शेयर होता है, प्रॉफिट होता है, वो जो भी शेयर होल्डर होते हैं उन लोगों को ना देकर लोगों के काम में यूज में लाते हैं। जैसे कि लोगों का जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों को करने में अपना जो प्रॉफिट होता है वो चैरिटी में दान में दे देते हैं। तो ऐसे कंपनी को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन हैं, तो ये जो ONDC है वो ये फाउंड किया गया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और एंड प्रोटीन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा इसे फाउंड किया गया। और ये जो प्रोटीन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है वो पहले क्या था, NSDL का ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रूप में इसे जाना जाता था। और इसे इम्प्लीमेंट कौन किया, तो ONDC को इम्प्लीमेंट किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। डैश मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, M3। तो कंट्री के अंदर जितने भी पैसे होते हैं, मनी सप्लाई होता है, उसे 4 तरह के मेजर में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3 और M4। तो इसमें M1 और M2 क्या होता है, ये होता है नैरो मनी, और जो M3 और M4 होता है वो बोला जाता है ब्रॉड मनी। तो हम लोग सारे के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले M1। तो M1 को बोला जाता है नैरो मनी। इसमें जो होता है एसिड जो होता है वो मोस्ट लिक्विड होता है। तो मोस्ट लिक्विड यानी कि इसमें जो कैश होते हैं, करेंसी जो होती है, कॉइन्स होते हैं, वो सभी जो मार्केट में सर्कुलेशन में होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं M1 मनी में, M1 मेजर में। और इसके साथ है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट किसे बोला जाता है, तो बैंक के अंदर जब पैसे आप लोग रखते हैं तो एक होता है कि टाइम डिपॉजिट होता है, जिसे कि एक टाइम पीरियड के बाद ही आप उसे निकाल सकते हैं, 2 साल 4 साल के लिए, इस तरह से फिक्स्ड होता है। और एक होता है डिमांड डिपॉजिट, जो कि आप किसी भी टाइम पे उसे विथड्रॉ कर सकते हैं, बैंक के अंदर से निकाल सकते हैं। तो वैसे डिमांड डिपॉजिट और जो भी मार्केट के अंदर पैसे खर्च किए जाते हैं, करेंसी जो सर्कुलेशन में होता है, कॉइन्स जो भी होता है, वो सारे जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स होते हैं वो सारे M1 में आते हैं, नैरो मनी में आते हैं। उसके बाद है M2, ये भी नैरो मनी कहलाता है, नैरो मनी। तो M2 में कौन से मनी आते हैं, तो M1 में जितने मनी थे, जितने भी तरह के डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, कॉइन्स, ये सभी थे, उसके साथ साथ अगर हम लोग जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स का जो डिपॉजिट होता है, सेविंग्स होता है, उसे भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो कहलाएगा M2। तो M2 का मतलब
क्या हो जाएगा, M1 तो होता ही है, M1 में जो हो रहा है वो, और उसके साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग है, डिपॉजिट्स है, उसे ऐड कर देंगे तो बन जाएगा M2। उसके बाद है M3, ये कहलाता है सबसे ब्रॉडेस्ट मनी, क्योंकि क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइप्स के इसमें करेंसी जाती है। तो M3 में क्या होगा, तो M2 के साथ साथ क्या करना है, तो M2 के साथ अगर जो टाइम डिपॉजिट है उसे ऐड कर देंगे, इंस्टीट्यूशन का जो मनी मार्केट फंड्स है उसे ऐड कर देंगे, शॉर्ट टर्म रिपर्चेज एग्रीमेंट है, और उसके साथ और भी लिक्विड एसेट्स हैं, उस सभी को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा M3। इसीलिए इसे बोला जाता है M3 को ब्रॉडेस्ट मनी। वैसे तो M4 में क्या होता है, M4 भी ब्रॉड मनी है। इसमें M4 में क्या होता है कि M3 का जितना भी कंपोनेंट है वो सारे, और उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक का उसका डिपॉजिट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा वो M4। लेकिन M4 का क्या है कि M4 में सिर्फ सेविंग वाले ही पैसे इंक्लूडेड होते हैं, डिपॉजिट्स वाले। इसलिए M4 जो होता है वो बिल्कुल लिक्विड नहीं होता, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पैसा होता जो कि खर्च करने में काम आते हैं। तो इसीलिए इसे ब्रॉडेस्ट नहीं मानकर M3 को ब्रॉडेस्ट माना गया है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइप के मनी सप्लाई हैं। तो इस तरह से 4 तरह के मनी सप्लाई हैं, मेजर ऑफ मनी सप्लाई 4 तरह के, M1, M2, M3, M4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग डैश इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। भारत की पहली आर्थिक गणना लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों यूटी के सहयोग से डैश के दौरान आयोजित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1977 में। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ इंडिया का, 1977 में। तो इकोनॉमिक सेंसस में होता क्या है कि इसमें कंप्लीट काउंट किया जाता है किसका, और जितने भी तरह का एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, यानी उसमें जो क्या होता है, जो भी कंपनी या फिर जो भी यूनिट्स इंगेज्ड होता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी यूनिट्स यूज होते हैं, वो सारे एस्टेब्लिशमेंट को ये किया जाता है, कंप्लीट काउंट किया जाता है इकोनॉमिक सेंसस में। और ये एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में होना चाहिए। जैसे कि सपोज इंडिया के अंदर जो भी इस्टेब्लिशमेंट होंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी यूनिट्स है, जो क्या कर रहा होगा, प्रोडक्शन कर रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा, उसे सभी वो सारे यूनिट्स को क्या करते हैं, काउंट किया जाता है इकोनॉमिक सेंसस में। और ये क्या प्रोवाइड करता है, डेटा, कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें यूज किया जाए, और इकोनॉमिक का जो एक्टिविटी है उसे समझने में हेल्प मिले। क्योंकि ये सारे डाटा अगर मिलेंगे तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी उसे किस तरह से क्या करना होगा, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह से करना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस तरह से डेवलपमेंट लाना है, इस तरह के फैसले लेने में, इस तरह का डिसीजन लेने में उन्हें हेल्प मिल पाएगा। और इसका पर्पस क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना, जो कम्प्रिहेंसिव डेटा को कलेक्ट करने का काम होता है, इसका पर्पस, मेन पर्पस होता है। और जिससे कि किसी स्पेसिफिक एरिया में किस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है उसके बारे में पता लगाया जा सके। और इसमें इस तरह से यहाँ पे क्या कौन कौन सा इम्पोर्टेंट आउटकम निकल के आते हैं जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें ये सारे जो हैं उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, ऑनरशिप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यूजेज ऑफ पावर एंड फ्यूल, रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स, सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, लोकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज, नेचर ऑफ ऑपरेशंस, और डेटा को इस तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उससे क्या होता है, जो हर सेक्टर का कितना, हर सेक्टर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एक्टिविटी किया जा रहा है, और कौन से सेक्टर का जीडीपी में कितना क्या है कंट्रीब्यूशन है, उसे समझा जाता है। और ये जो इंडिया का जो इकोनॉमिक सेंसस है उसे क्या कंडक्ट किसके द्वारा करवाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस इंडिया का हुआ 1977 में, और उसके बाद कब कब हुआ, 1980, 1990, 1998, 2005, और लास्ट हुआ 2013 में। और जो 6th हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के वेबसाइट पर दिया गया है। और जो 7th है इकोनॉमिक सेंसस वो
करेंटली अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिराव फुले। तो अब इन जो भी इम्पोर्टेंट सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इस्टेब्लिश किया गया है, उसे हम लोग क्या देखेंगे, ईयर्स बाय ईयर देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया ब्रह्मो समाज, इसे इस्टेब्लिश किया गया 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसे बाद में इसका नाम कर दिया गया ब्रह्मो समाज। पहले इसका नाम था इसका पहले नाम था ब्रह्मो सभा, और बाद में इसका नाम हो गया ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट है वेदा समाज, इसे इस्टेब्लिश किया गया मद्रास में 1864 में, किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन और श्रद्धालु नायडू के द्वारा। उसके बाद है प्रार्थना समाज, इसे बॉम्बे में 1867 में इस्टेब्लिश किया गया, और इसे केशव चंद्र सेन के हेल्प से किसने इस्टेब्लिश किया? महादेव गोविंद रानडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। उसके बाद है सत्यशोधक समाज, इसे इस्टेब्लिश किया ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में। और उसके बाद है आर्य समाज, इसे इस्टेब्लिश किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में मानिक चंद्र वाटिका इन बॉम्बे में, और इसे 1877 में बाद में शिफ्ट कर दिया गया लाहौर में। और लास्ट है देवा समाज, इसे इस्टेब्लिश किया गया शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु ज्वाइन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI एज चेयरपर्सन ऑन 23 मई 2023? 23 मई 2023 को अध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में कौन शामिल हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रवनीत कौर। तो ये 2023 में CCI में चेयरपर्सन बने। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम? मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 63। तो पहले किसने दिया? तो वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किए, लेकिन जो मेन काम लास्ट में किन लोगों ने किया? तो डेमेट्री मेंडलीव ने किया, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं वो कंप्लीट किया गया हेनरी मोस्ले के द्वारा। तो जब मेंडलीव ने ऑब्जर्व किया था 1867 में, तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उस टाइम पे कितना एलिमेंट्स नोन था? उस समय सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही उसी के बारे में सिर्फ पता था। तो 63 एलिमेंट जो था उस टाइम पे नोन, उसके बारे में मेंडलीव ने उसे अरेंज किया पीरियड, जिसे हॉरिजॉन्टल रोज में जिसे पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल कॉलम जिसे ग्रुप बोलते हैं, उस तरह से अरेंज किया कॉलम्स ये पीरियड्स एंड ग्रुप्स में। और उनका बेसिस क्या था? तो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसे अरेंज किया था। और उन्होंने और भी 3 एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया, जिसमें है गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम का। उसके बाद आए हेनरी मोस्ले, उन्होंने जो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पे जो अरेंज किया था एलिमेंट्स को, उसे मोस्ले ने बदलकर उसे अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और ये मोस्ले ने बनाया था कब? 1913 में। इस तरह से इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया पीरियोडिक टेबल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू द जज रिमूवल। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश, तो इसे कंप्लीट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर फॉर रिमूवल ऑफ जज। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जज को हटाना एक डिफिकल्ट प्रोसीड्यूर है। तो किस तरह से डिफिकल्ट बनाया गया है? तो इंडिया में जो जज का रिमूवल है वो वेरी डिफिकल्ट प्रोसीड्योर है, और इसीलिए बनाया गया, ऐसा इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो इंडिया का जुडिशियरी है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, और आर्बिट्रेरी डिसमिसल से प्रिवेंट किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जज को किसी टाइम पे कभी भी जब भी मन किया उसे हटा दिए, वैसा नहीं हो, इसलिए ऐसा प्रोसीड्योर है जो डिफ़िकल्ट किया गया है। और जो जज का जो रिमूवल का ग्राउंड होता है वो 2 होता है, 2 तरह से हटा सकते हैं।
तो जज के अंदर अगर मिसबिहेवियर पाया जाता है या फिर इनकैपेसिटी पाया जाता है तो इस दोनों कंडीशन में जज को रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। उसके बाद हाई कोर्ट को जो जज होता है उसे प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे रिमूव किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट हैं जो रिमूवल के ऑर्डर को इशू कर सकते हैं कब, जब पार्लियामेंट है जो उस एड्रेस को प्रेजेंट करेगा किसके सामने, जो भी जज होंगे उनके सामने उन्हें एड्रेस करेगा, उन्हें उनके सामने प्रेजेंट करेगा, उन्हें हटाने की बात की जाएगी उसी सेम सेशन में। उसके बाद ही प्रेसिडेंट है जो इशू कर सकते हैं रिमूवल ऑर्डर। और एड्रेस जो होगा पार्लियामेंट के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाएगा जज को, वो सपोर्टेड होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस के द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से सहमति होनी चाहिए। यानी जो भी जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जिस भी हाउस का स्पेशल मेजोरिटी होगा वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 लोग का सहमति होगा, यानी उसी को बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। तो उसके द्वारा अगर सपोर्ट किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा तभी क्या होगा, जज को रिमूव किया जाएगा। और जो इतने सारे जो प्रोसेस हैं जज के रिमूवल का, उसे आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में और 217 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग बैडमिंटन। बैडमिंटन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट 1 दिया गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम ऑफ बैडमिंटन एंड व्हेन द स्कोर इज इवन द सर्वर सर्व्स फ्रॉम द लेफ्ट सर्विस कोर्ट। यानी इसमें बता रहा है कि बैडमिंटन गेम में स्टार्टिंग में और जब इवन स्कोर होगा उस टाइम पे जो सर्वर होंगे, जैसे कि ये क्या है, ये बैडमिंटन का ग्राउंड है, यहाँ पे एक प्लेयर है और एक यहाँ पे एक प्लेयर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब गेम स्टार्ट होगा तब, और एक जब इवन स्कोर होगा यानी कि किसी भी पर्सन का इवन स्कोर होगा तो सर्वर जो क्या करता है, जो भी ये सर्व करते हैं कॉर्क को एक रैकेट से क्या किया जाता है, मारा जाता है स्टार्टिंग में। तो उसे कब क्या क्या बता रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि वो जो होगा वो लेफ्ट सर्विस कोर्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से होगा। यानी कि जो भी सर्व करेंगे वो अपने लेफ्ट साइड, जैसे कि ये अगर सर्व करेगा तो अपने लेफ्ट साइड से, या फिर ये सर्व करेगा तो अपने लेफ्ट साइड से, तो इवन स्कोर आने पे करेगा। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो सर्वर होगा और रिसीवर होगा वो ऑलवेज स्टैंड इन अपोजिट सर्विस कोर्ट्स बट ऑन द सेम साइड। यानी कि दोनों ही जो होंगे सर्वर और रिसीवर, दोनों प्लेयर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, जो सर्व किया जाएगा उस टाइम पे कि हमेशा अपोजिट सर्विस कोर्ट में खड़े रहेंगे, यानी एक इधर और एक इधर, लेकिन दोनों सेम साइड। तो सेम साइड नहीं होते हैं, यहाँ पे देखो सेम साइड। तो अब देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैडमिंटन के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। तो बैडमिंटन में सिंगल हो या फिर डबल हो, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम 3 गेम्स खेले जाते हैं। और ये जो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट साइड जो होता है वो अगर 21 पॉइंट्स जीत जाते हैं, 21 पॉइंट्स लाते हैं, स्कोर करते हैं, तो वो गेम को जीत लेते हैं। उसके बाद है पॉइंट स्कोर। क्या होता है, हर सर्व में क्या होगा कि रैली के करने के बाद, मतलब जैसे कि एक गेम कंटिन्यू खेला जा रहा है उसे रैली बोला जाता है। तो उस रैली के बाद, रैली के टाइम पे जो भी पॉइंट एक स्कोर करते हैं वो क्या होता है, उस टीम प्लेयर के पास चला जाता है। और उसके बाद फिर जो जिसके पास पॉइंट जाता है वो फिर नेक्स्ट सर्व करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर दोनों सर्वर और रिसीवर का दोनों का 20-20 पॉइंट्स होता है तो उसे क्लियर करने के लिए फिर से 2 पॉइंट जीतने वालों को बनाना पड़ता है। और अगर 29-29 का इक्वल स्कोर किया जाता है दोनों प्लेयर के द्वारा तो नेक्स्ट 1 पॉइंट जीतने वाले को विनर मान लिया जाता है। यानी कि 20-20 होने पे 2 पॉइंट्स ये स्कोर करना पड़ता है जीतने वाले को, और 29-29 होने पे
एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट 30th पॉइंट को स्कोर करना पड़ता है। अब जो इंड्स का जो चेंजिंग होता है उसके बारे में देख लेते हैं, उसके फैक्ट्स को। तो बैडमिंटन में प्लेयर्स होते हैं तो वो अपने इंड को कब चेंज करते हैं, तो सबसे पहले जब फर्स्ट गेम होता है उस टाइम चेंज किया जाता है। यानी कि 2 प्लेयर जब होते हैं तो उनका जो इंड होता है, यानी ये इधर जाएंगे और ये इधर आएंगे, वो फर्स्ट गेम के दौरान चेंज होगा। और नेक्स्ट कब चेंज होगा, तो अगर फर्स्ट गेम में कंक्लूजन नहीं निकल पाता है कि कौन से विनर है, तो थर्ड गेम खेला जाता है। और थर्ड गेम में जब 11 पॉइंट स्कोर किया जाएगा तो थर्ड गेम में के स्टार्टिंग में इंड को चेंज किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो सर्वर और रिसीवर का होता है कंडीशन बैडमिंटन में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो प्लेयर होते हैं वो अपने बेस्ट के पास से क्या करते हैं, सर्व करते हैं। अपने बेस्ट के हाइट तक, जो हाइट होता है वहाँ से सर्व करते हैं। और वो दोनों क्या होते हैं, डायगोनली सर्व करते हैं। अपोनेंट जो सर्विस बॉक्स में होता है वो डायगोनली होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 1 है जो रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो स्टेटमेंट 2 सॉरी, तो स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा था, इसे मैं रेज करती हूँ। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा था कि सर्वर और रिसीवर ऑलवेज स्टैंड इन अपोजिट सर्विस कोर्ट्स बट सेम डायरेक्शन, लेकिन ऑन द सेम साइड, सॉरी, तो सेम साइड नहीं होता है, ये कैसा होता है, डायगोनली होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा था फर्स्ट ऑप्शन में कि बिगिनिंग के गेम के बिगिनिंग में, और जब क्या होता है कि इवन स्कोर आएगा तो वो लेफ्ट साइड से सर्व करेंगे। अब इसे आगे हम लोग देखेंगे। तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब सर्व किया जाता है उस समय दोनों ही प्लेयर क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, कांस्टेंट खड़े होते हैं, और वो दोनों डायगोनली खड़े होते हैं, यानी कि एक लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा। और बैडमिंटन सिंगल्स में ये रूल होता है कि अगर क्या होगा कि इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे तो वो क्या होगा, राइट सर्विस कोर्ट में से सर्व करेगा, और जब ऑड नंबर ऑफ पॉइंट होंगे तो वो लेफ्ट साइड से सर्व करेगा। यानी स्टार्टिंग में जब बिगिनिंग होता है गेम का, जब सर्वर स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने के टाइम और फिर इवन जब स्कोर होता है तो उस टाइम पे राइट साइड से सर्व किया जाता है। और जब ऑड होता है तो उस समय पे क्या ऑड स्कोर किया होता है तो उस समय पे लेफ्ट साइड से सर्व किया जाता है। तो ये कंडीशन होता है कि ऑड स्कोर होने पे लेफ्ट साइड से सर्व करेगा सर्वर, और गेम के स्टार्टिंग में और इवन स्कोर करने पे जो सर्वर होगा, यानी जो जीतने वाला होगा, वो सर्व करेगा राइट साइड से। तो ऑप्शन तो देख लेते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट 1 में। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया था कि गेम के बिगिनिंग में और इवन स्कोर होगा तो सर्वर है जो लेफ्ट साइड से सर्व करेगा, लेकिन ये रॉन्ग है। गेम के बिगिनिंग में और इवन स्कोर आने पे यहाँ पे लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, राइट साइड से क्या करता है, सर्व करता है। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, नाइदर 1 नॉर 2। तो ये सारे फैक्ट्स थे बैडमिंटन के गेम के बारे में। अब यहाँ पे बैडमिंटन के कोर्ट्स के डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो इसका जो लेंथ होता है बैडमिंटन कोर्ट का वो 13.41 मीटर होता है, यानी 44 फीट। और जो वाइडनेस होता है वो विड्थ होता है वो 5.18 मीटर होता है, यानी 17 फीट। और इसका जो विड्थ है वो एक्सटेंड हो जाता है डबल्स में 6.1 मीटर, यानी 20 फीट का हो जाता है जब डबल प्लेयर खेलते हैं, यानी एक साइड 2 प्लेयर और दूसरे साइड भी 2 प्लेयर, इस डबल्स का होता है, तो उसमें जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाता है। अब जो नेट का जो हाइट है वो होता है 1.55 मीटर, यानी 5 फीट 1 इंच। और ये मिडिल में कितना होता है, 1.52 मीटर इसका हाइट होता है मिडिल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर फेयर फ्री स्टेट इन मई 2023।
मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी को। तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड disseminating demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well-defined part of a country। डैश किसी देश या देश के सुपरिभाषित भाग में सभी व्यक्तियों के लिए विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलन, विश्लेषण और प्रसार करने की कुल प्रक्रिया है। तो ये क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पॉपुलेशन सेंसस। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक है तो पॉपुलेशन हो जाएगा, और डेटा कलेक्ट करने की बात हो रही है तो सेंसस हो जाएगा। इसलिए इसका आप लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया एसएससी जीडी का सेट 1, एसएससी जीडी के सेट 1 के जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।